हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक अति परवलय। ये अगर ये कहूँ कि हमने जो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति जो आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले शुरू किया था, उससे पूरे पोर्शन का ये आखिरी लेक्चर अति परवलय और आज ही शुरू होगा, इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, कारण इसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो अपने को वर्त और इसमें परवलय में हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे स्पर्श रेखा वाला, प्रतिच्छेदन वाला। वो कंसेप्ट यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर समीकरण वर्त और परवलय की बजाय अति परवलय की होगी। तो पहले तो अति परवलय को जानते हैं कि क्या है। देखिए, परवलय में हमने क्या कहा था शुरू में? परवलय में हमने कहा कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक रेखा और एक बिंदु, ये रेखा है जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता कहा, जेड डैश और नाभि कहा इसे। यहां से दूरियां जो हैं वो क्या हो? सदैव समान हो। यानी पहली जो स्थिति थी वो आपकी ये थी कि पीएफ दूरी और पीएम दूरी क्या है? बराबर है। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पीएफ बटा पीएम बराबर 1 आ जाए, और इस अनुपात को हमने उत्केंद्रता ई से लिखा था। परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है। दीर्घवृत्त में क्या हुआ? अच्छा, इस तरीके से जो ज्यामिति बनेगी वो परवलय बन जाएगी। दीर्घवृत्त में क्या था कि ये जो मान है, ये वाली जो दूरी है पीएफ दूरी, ये पीएम से कम थी, तो ये जो अनुपात है वो 1। तो इस स्थिति में ये जो ज्यामिति है वो ऐसे मुड़ के एक दीर्घवृत्त बना ली। अब हम बात कर रहे हैं कि पीएफ दूरी है वो पीएम दूरी से ज्यादा है। स्थिति को समझिए। पीएफ दूरी जब पीएम दूरी से अधिक होगी, यानी बिंदु से दूरी रेखा की तुलना में ज्यादा हो, तो ये वाली दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, तो आपको इस प्रकार की एक ज्यामिति मिलेगी। 2 अलग अलग रूप मिलेंगे। ठीक है, मतलब बिंदु P की विभिन्न स्थितियां जिनके लिए ये दूरी कम और ये दूरी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार के एक वक्र प्राप्त होगा, और इस वक्र को हम, इसमें 2 लूप होंगे, परवलय आकार 2 लूप होंगे, इधर और एक इधर। इसे हम क्या कहते हैं? अति परवलय कहते हैं। बिंदु P की अलग अलग स्थितियां, यहां पर स्थिति, यहां बिंदु P अलग अलग जगह पर हो या इधर भी हो, तो ऐसी तो सेम वैसे ही जैसे दीर्घवृत्त में कहा 2 नाभि होती है, इसमें भी दोनों साइड नाभियां होंगी। ठीक है, नियता भी इसमें 2 हो जाएंगी। सारी बातें वैसी की वैसी होनी है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। क्या कह रहा हूं मैं? अति परवलय, अति परवलय एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ होता है, चलित बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु जिसे हम नाभि कहते हैं, एवं एक निश्चित रेखा, और इस निश्चित रेखा को हम नियता कहते हैं। निश्चित रेखा नियता से दूरियों का अनुपात और इस अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं। सदैव निश्चित तथा एक से अधिक यानी E ग्रेटर देन 1 होता है या रहता है। ओके, ये हमारे पास में बिंदु P है जिसके निर्देशांक हम अक्ष y मानते हैं। ये नाभि है और इधर
क्या है, नियता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नाभि को दूर बनाते हैं। ये दूरी ज्यादा रहेगी, ये नाभि है। ठीक है, ऐसे से एक बना लो कि ये दूरी इससे ज्यादा है, या अनुपात जो PF है बटा PM, जिसको आप उत्केंद्रता E कहते हैं, ये 1 से बड़ा है। यहां से आप क्या कह सकते हैं कि PF बिंदु से दूरी और रेखा से दूरी में ये संबंध हो जाएगा। परवलय में ये बराबर होते हैं, दीर्घवृत्त में ये छोटा होता है PF PM से, और अति परवलय में PF PM से बड़ा होता है। बस इतनी बात समझ में आई। तुरंत मैं पहले तो एक क्वेश्चन करूंगा, जैसा अब तक हम करते आए हैं कि सबसे पहले उसमें भी किया था ना, अति परवलय का समीकरण। क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि, जिसकी नाभि तो कितनी है, 2,1, एवं नियता आपको दे रखी है x + 2y - 1 बराबर 0, तथा उत्केंद्रता E बराबर 2 है। ठीक है, तो बस परिभाषा यूज करनी है। हम मान लेते हैं कि अति परवलय पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है। नाभि के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। डायग्राम से बना लेता हूं, जो डायग्राम हमने परवलय में भी बनाया है इसी तरीके से, कि ये तो मान लिया कि x + 2y - 1 ऐसे तो कोई रेखा है, ये लो, ओके, ये तो नियता है। समीकरण क्या लिखा हुआ है, x + 2y - 1 बराबर 0, और नाभि दे रखी है आपको 2,1, यहां मैंने बना दी 2,1 नाभि। अब बिंदु P यहां कहीं होगा, बिंदु P जिसके निर्देशांक मैं ले लेता हूं x, y। बिंदु P के साथ में शर्त क्या है, हम जानते हैं कि नाभि से दूरी और नियता से दूरी का जो अनुपात है वो अनुपात सदैव नियत हो और 1 से ज्यादा हो। दे रखा है ना 2 अनुपात, ये नियता है आपकी, है ना, ये तो है नियता, और ये क्या है, नाभि। अब बिंदु P जिस वक्र पर चलेगा वही वक्र अति परवलय होगा। कैसा बनेगा, ये रफ डायग्राम बनाया है। जिस वक्र पर ये बिंदु P ऐसे चलेगा और तो अति परवलय बनेगा। ठीक है, अब आपको तो कंसेप्ट याद है क्या, हमें पता है कि PF दूरी और PM दूरी का अनुपात उत्केंद्रता E के बराबर होता है, और E हमें दे रखा है कितना, 2। तो बताइए यहां से क्या आप ऐसे कह सकते हैं, PF बराबर 2PM। अब दूरी PF कैसे याद करोगे, तो आप कहेंगे रूट PF दूरी सूत्र से x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा PM कैसे याद की जाएगी, एक बिंदु की रेखा से दूरी, याद करो, एक बिंदु की रेखा से दूरी, तो बिंदु के निर्देशांक रेखा के समीकरण में रखते हैं, रख दिए x y, तो एक बार तो रेखा का समीकरण एज इट इज आ जाएगा ये। अगर बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मानते आप, तो x1 + 2y1 - 1 बटे में √a² + b², तो 1 का स्क्वायर प्लस से 2 का स्क्वायर। ओके, अब मैं
इसको हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए दोनों साइड वर्क कर देता हूं। तो देखो ये इधर तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2y। थोड़ा कैलकुलेशन स्पीडली कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, ये आएंगे। उधर देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, x प्लस 2y माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे देखो रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, नीचे 5 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग किया है मैंने, ध्यान रखें, इस पूरे का होल स्क्वायर किया है रूट हटाने के लिए। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर 2ab तो कितना हो गया 4xy प्लस 2bc तो माइनस का 4y 2bc, 2 इंटू 2y इंटू माइनस 1, फिर 2ac या ca तो माइनस का 2x। ओके, ये आ गया। अब इस 5 को इधर ले आओ तो देखना 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20y प्लस 25 बराबर, ये देखो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है, 4 चौक 16y स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 16xy माइनस का 16y और माइनस का 8x। ओके, अब समीकरण को हम लिख देते हैं। देखो 5x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर, 5y स्क्वायर और इधर 16y स्क्वायर, ये 16y स्क्वायर इधर आया तो माइनस का, और तो माइनस का 11y स्क्वायर हो गया। फिर xy क्या पद, xy का पद 16xy है, इधर ले आओ तो माइनस का 16xy, ठीक है। फिर x का पद, x के पद देखो यहां पर कितना है, माइनस का 20x और यहां पर है माइनस का 8, माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का 8, माइनस 20 प्लस 8 तो माइनस के 12x, 20y और ये माइनस का 16y तो कितना हो गया, माइनस का 4y बचा, माइनस का यहां 10 है, सॉरी, हाँ जी, ये 5 2 10 ही हुआ ना। अच्छा जी, 10y तो ये माइनस का 10y और ये माइनस का 16y इधर आया तो प्लस का 16 माइनस का 10 तो प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 6y, तो प्लस का 6y। फिर अचर पद, अचर पद अपने पास में है, यहां पर 25 है और यहां पर 4 है, इधर आया तो 4 माइनस का हो गया प्लस 21 बराबर 0। अब आप पता क्या कहेंगे कि ये समीकरण भी वही आ गया, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, बिल्कुल वही आएगा। बस इसमें शर्त देखना आप, एक तो वो जो सारणिक बनती है उस सारणी का मान 0 नहीं आएगा, सारणी का मान 0 नहीं आता है तो सरल रेखा युग्म नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, या तो परवलय होता है या दीर्घवृत्त होता है या अति परवलय होता है। अब h स्क्वायर बराबर ab आता है तो परवलय, h स्क्वायर ab से छोटा आता है तो दीर्घवृत्त, और h स्क्वायर ab से बड़ा आता है तो अति परवलय। देखो देखिए h स्क्वायर, h कितना हो जाएगा, माइनस का 16, इसका आधा तो माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ab देखो a का मान है 1 और b का मान है माइनस 11, तो a और b की गुणा करोगे तो माइनस 22, माइनस 22 से तो हमेशा बड़ा ही होगा 64, ठीक है। तो h स्क्वायर बड़ा है ab से, ये कंडीशन होती है किसकी, अति परवलय की। समीकरण वही आएगी व्यापक समीकरण, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो व्यापक समीकरण आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे मानक समीकरणों की। देखो परिभाषा यूज करके हमने परवलय में भी क्वेश्चन किया है, दीर्घवृत्त में भी किया है, अति परवलय में भी किया है, वर्त में भी करेंगे, किए हैं पीछे, ठीक है। हर चीज के अंदर आपको परिभाषा के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मानक रूप, अब हमारी हेडिंग होगी अति परवलय का मानक रूप, क्या होगी, अति परवलय का मानक समीकरण, अति परवलय का मानक समीकरण, मानक समीकरण।
ठीक है। अति परवलय का मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या है पहले तो ये देखो। अति परवलय का जो मानक समीकरण होगा वो दीर्घवृत्त की तरह ही लिखा जाएगा, बस इसमें और उसमें एक डिफरेंस रहेगा जो बाद में भी आपको समझ में आ जाएगी बात। अति परवलय का मानक समीकरण ये है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बस फर्क इतना सा है कि उसमें माइनस नहीं प्लस था, यहां पर माइनस। ए और बी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई सा भी, दोनों स्थितियों में एक ही समीकरण लिखनी। बस इसमें यहां पर क्या होगा कि जो बी स्क्वायर है, पहले क्या कहा था अपने, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पर आएगा ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ई जो है वो 1 से बड़ा है। अगर ऐसा ले लिया, मान लो मैंने 1 माइनस ई स्क्वायर, ई का मान 1 से बड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में थोड़ी हो सकता है फिर, ठीक है। तो उसमें तो आता है 1 माइनस ई स्क्वायर जब ई 1 से छोटा होता है, और इसमें आता है ई स्क्वायर माइनस 1। यहां से एक चीज तो पहले ही पता चल गई, देखना ध्यान से। इसी जगह से मैं एक कैलकुलेशन तो पहले ही कर देता हूं शुरू में ही। क्या देखो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस माइनस ए स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ए स्क्वायर हटाया, भाग दे दिया, तो बताओ ई बराबर क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए। दीर्घवृत्त में जहां प्लस होता था वहां पर ये क्या आएगा, माइनस आएगा। सॉरी, दीर्घवृत्त में जहां माइनस होता था वहां अति परवलय में क्या आएगा, प्लस आएगा। ये मान क्या होगा, 1 से बड़ा प्राप्त होगा हमेशा। ए और बी का कोई भी मान आप लेके देखो, इसकी गणना करोगे तो ई हमेशा 1 से बड़ा आएगा। अब अति परवलय की जो इस समीकरण से जो अति परवलय आ रहा है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, उसके लिए मैं एक पीछे की स्लाइड से कॉपी कर रहा हूं। डायग्राम बनाने में टाइम बच जाएगा। हाँ जी, अब इसे समझ लेना, सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। देखना, थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। ये आपके अति परवलय का डायग्राम, इसमें 2 लूप आएंगी, बनेंगी परवलय की तरह, ठीक है। पूर्णतया परवलय नहीं होगा ये, परवलय की तुलना में थोड़ा इसका शेप ज्यादा फैला हुआ रहेगा, अनंत तक जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, ये क्या हुआ, इसके अंदर मूल बिंदु हो गया। ये आपकी वाई एक्सिस जिसका समीकरण x बराबर 0 होता है, ये x एक्सिस जिसका समीकरण y बराबर 0 होता है, ठीक है। अब दोनों साइड, जैसे परवलय इधर निकल जाता है वैसे इसका ये वाला क्या हो गया, शीर्ष हो गया। दोनों दो शीर्ष, जैसे दीर्घवृत्त में तो सिर्फ ये ऐसी ज्योमेट्री बन जाती है आपकी, इसमें दोनों साइड फैल गया क्योंकि ई का मान 1 से ज्यादा है। ई का मान 1 से कम होता तो ये दोनों ऐसे पलटते और ये एक दीर्घवृत्त बना लेते, लेकिन ई का मान 1 से ज्यादा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फैल जाएंगे और इस प्रकार से आपको 2 शीर्ष मिल गए। ये दोनों शीर्ष मिल गए ए और ए डैश, निर्देशांक वही रहेंगे a,0 और -a,0। ध्यान दे, ई का मान 1 से बड़ा है तो ए ई का मान ए से बड़ा होगा। नाभि के निर्देशांक क्या होते थे, ए ई, 0 दीर्घवृत्त में, तो यहां पर ये ए है तो ए ई इसमें बड़ा है ए से, तो इसके इस साइड में आएगा। ये इसकी पहली नाभि आ गई ए ई, 0 और दूसरी नाभि इस साइड में आ जाएगी, ये आ गई -a e, 0, ठीक है। अच्छा जी, ए ई का मान 1 से बड़ा है तो 1/e का मान 1 से छोटा होगा व्युत्क्रम लेने पर। जैसे सोचो
2 1 से बड़ा है तो 1/2 क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा, जानते हैं ये बात तो अपन। और दोनों साइड a से गुणा कर दूं तो जो a/e है वो क्या होगा, 1 से छोटा, सॉरी a से छोटा, तो a/e a से छोटा, तो यहां a है तो a/e इधर आएगा। ये इसकी क्या आ गई, नियता आ गई। पहली नियता अक्स बराबर ae, और दूसरी नियता इधर आ जाएगी अक्स बराबर -a। नियता आ गई, ये शीर्ष हो गए। अच्छा, y एक्सिस पर जो आपका बिंदु था अब वो खाली रहेगा, उससे ग्राफ गुजर ही नहीं रहा है, 0, b, ये देखो यहीं पर रह जाएगा, और 0, -b। दीर्घवृत्त में ही को बीच में से दोनों साइड फैला दो, अतिपरवलय बन जाएगा। ठीक है, और फैलने की वजह कि उसकी जो अनुपात है वो 1 से बड़ा आता है। अच्छा जी, अब नाभि का नाभिलंब, नाभि से होकर जाने वाला लंब, इधर भी नाभिलंब, नाभिलंब तो वही अक्स बराबर a, इधर भी अक्स बराबर -a। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई भी वही रह जाएगी, यहां पर 2b² L1 डैश, ये भी 2b² आएगी। चाहते हैं इनके निर्देशांक याद करना, तो समीकरण जो पीछे स्लाइड पे लिखी हुई है उसमें अक्स बराबर a ही रख दो, अक्स बराबर a ही रख करके वहां से उसकी गणना कर लेंगे। तो इसके जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे ae, b²/a, और इसके निर्देशांक आएंगे ये L1 डैश है, ae, -b²/a, और इधर L2 के निर्देशांक आ जाएंगे -ae, b²/a, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में -ae, -b²/a। तो लंबाई भी वही आ जाएगी। ये सारी बातें बस। इसमें दीर्घवृत्त में इसको क्या कहते थे अपन, दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त में यहां पर कहेंगे अनुप्रस्थ अक्ष, इसे लघु अक्ष, यहां पर कहेंगे संयुग्मी अक्ष। ये शीर्ष हो गए, नाभियां हो गई, सारी बातें वैसी की वैसी। मुझे बस क्या करना है, पहले तो इसको छोटा कर देता हूं, छोटा करने में तो गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, पिछली स्लाइड और बढ़ा लेंगे अपन। जो बातें अपने को समझनी है, लिखनी है, वो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले नाम आता अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी है, अक्ष अक्ष डैश, उसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0, और उसकी लंबाई a डैश, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, दीर्घ अक्ष की लंबाई की तरह ही। नंबर 2, अनुप्रस्थ अक्ष के बाद में दूसरा नाम आता है संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष कौन सी, ऊर्ध्वाधर वाली, y डैश, समीकरण अक्ष बराबर 0, लंबाई b डैश, b डैश लंबाई कितनी आएगी, 2b आएगी। ठीक है। नंबर 3, शीर्ष, अनुप्रस्थ अक्ष के जो अंत्य बिंदु हैं यानी a और b, a के निर्देशांक a, 0, a और a डैश के निर्देशांक -a, 0, ये क्या हो गए, शीर्ष हो गए। नाभि, नाभि भी 2 हैं, बात वही करनी है, F1 के निर्देशांक ae, 0, और F2 के निर्देशांक -ae, 0, नाभि होगी। उसके बाद में आता है नियता, नियता, नियता 2 हैं, पहली है Z1 डैश, अक्ष बराबर a/e, और Z2 डैश, अक्ष बराबर -a/e। ठीक है। नंबर 6, नियता के बाद में हम बात करते हैं नाभिलंब, नाभिलंब, नाभिलंब 2 हैं, एक तो है L1 डैश और एक है L2 डैश। नाभिलंब का समीकरण अक्ष बराबर ae और दूसरे का अक्ष बराबर -ae, और इनकी लंबाई एक साथ ही लिख रहा हूं L डैश, ये कितनी, 2b²/a। ये सारे जो डेटा हैं सेम वैसे के वैसे दीर्घवृत्त में जैसे थे, आपको याद कर रखने हैं। ठीक है,
4 5 6 हो गए। और क्या रह गया इसके अंदर? शीर्ष आ गए, नाभि आ गई, नियता आ गई, नाभि लंब आ गया, नाभि लंब की लंबाई आ गई। फिर आता है नाभीय गुण। नाभीय गुण जो कि बहुत काम की बात है, नाभीय गुण, फोकल प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। बस क्या डिफरेंस है कि कोई बिंदु P जो इस अति परवलय की परिधि पर है, कहीं पर भी, यहां है, यहां है, यहां है, यहां कहीं भी हो, अति परवलय की परिधि पर है, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु P की पहली नाभि से दूरी, पहली नाभि से दूरी PF1 और दूसरी नाभि से दूरी, अब अंतर आएगा, योग नहीं आएगा, क्या आएगा? अंतर, सदैव उसकी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। यह नाभीय गुण हो गया। अति परवलय की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर, अंतर ले रहे हो तो मोड भी लगाओ, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं लेनी है। अंतर दोनों नाभि किसके बराबर होगा? 2a के बराबर। बस बात इतनी सी करनी है। ओके, ये आपके अति परवलय का मानक समीकरण है। ठीक है, अब मैं फटाफट, आप ये डायग्राम भी बनाओ और सारी चीजें करो फटाफट, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, जो चीजें हमारे काम की हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात की अति परवलय की। डेफिनेशन में अनुपात 1 से बड़ा लेना है, बस और कुछ नहीं है, एजीटी डेफिनेशन है। उसके बाद में इस डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें नाभि और नियता दी होती है। तो बिंदु P XY मान लो, नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात है वो उत्केंद्रता के बराबर रख दो। ठीक है, और वहां से ये सारी चीजें आ जाएंगी, समीकरण बनेगी, वह सदैव एक द्विघातीय समीकरण बनेगी व्यापक रूप में। ठीक है, और उस द्विघातीय समीकरण में अगर h² बराबर AB होता है तो परवलय, h² लेस देन AB होता है तो दीर्घवृत्त, और h² ग्रेटर देन AB है तो अति परवलय। यही पता चल जाएगा। अक्ष स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक जो चिन्ह आएंगे वो आपस में क्या आएंगे? भिन्न भिन्न आएंगे। यही समीकरण वर्त के समीकरण कब बन जाती है? जब अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक तो 1 1 हो और अक्ष वाई का पद हो नहीं, तो अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 वर्त का समीकरण होता है। फिर मानक समीकरण, जिसके ये सारी बातें जो हमने परवलय में, इसमें दीर्घवृत्त में की हैं वही सेम, बस नाम बदल गए थोड़े से, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष हो गए, बाकी शीर्ष नाभि वगैरह सब वैसे के वैसे हैं। अब मैं ये डायग्राम बनाना है, नाभीय गुण याद रखना है। अब 2 नए नए नाम आते हैं। क्या? नंबर 1 आयतीय अति परवलय। आयतीय अति परवलय, आयतीय अति परवलय। अब ये क्या होता है? जैसे मैं अगर बात करूं, दीर्घवृत्त का समीकरण हमने लिखा, क्या लिखा? अक्ष स्क्वायर प्लस वाई, अक्ष स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यदि a बराबर b हो तो क्या होगा? अक्ष स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, और यहां से समीकरण बन गया अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो कि एक वृत्त का समीकरण है। मतलब अति परवलय में यदि लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष न होकर के दोनों ही बराबर हो तो ऐसी स्थिति में तो क्या बन जाता है? वृत्त। ऐसे ही अति परवलय के समीकरण में ये जो आपका अति परवलय होता है, जिसका समीकरण आपने लिखा अक्ष स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, इसमें यदि a और b बराबर हो तो जो समीकरण बनेगा वो क्या बन जाएगा? अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सोचो, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, तो बराबर में दिया। इसे हम क्या कहते हैं? आयतीय अति परवलय कहते हैं। आयतीय अति परवलय समीकरण देख करके कैसे पता चलेगा? समीकरण में अक्ष स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं होगा, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, सामने एक संख्या होगी। ये क्या होता है? आयतीय अति परवलय। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी होगी, तो उत्केंद्रता का सूत्र हमने लिखा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। आप कह रहे हैं ए बराबर बी है,
तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए, ये हो गया 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर को आप लिख देंगे रूट 2 इंटू ए बटे में ए से ए कट गया, ई बराबर रूट 2। एक आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता फिक्स होती है कितनी, रूट 2। आयतीय अति परवलय ये पूछते जाते कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। समीकरण देकर के पूछ लेता है, निम्नलिखित समीकरण है, फिर ऑप्शन नंबर 1 परवलय, ऑप्शन नंबर 2 दीर्घवृत्त, ऑप्शन नंबर 3 वर्त, ऑप्शन नंबर 4 आयतीय अति परवलय। तो आपको समीकरण ही पता नहीं होंगी, सिर्फ समीकरण को देख करके पहचानना है कि ये क्या है। अगर अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो तो वृत्त, अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो तो आयतीय अति परवलय, और अक्ष स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोई गुणांक हो, अलग अलग गुणांक हो दोनों के, जैसे यहां 2 है, यहां 3 है, या कुछ और संख्याएं हैं, और बीच में प्लस है तो दीर्घवृत्त, और अक्ष स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक हैं कुछ, बीच में माइनस है तो अति परवलय, सिंपल साधारण अति परवलय, ठीक है। और यदि अक्ष स्क्वायर का पद है और वाई स्क्वायर के बजाय केवल वाई का पद है तो अक्ष स्क्वायर बराबर 4a के पद में लिख सकते हैं, या वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अगर वाई स्क्वायर का पद है, अक्ष का पद है, सिंगल घात में है, तो ऐसी स्थिति में परवलय बन जाएगा। पहचानना, समीकरण देख करके पहचाना, और यदि अक्ष और वाई दोनों पर सिंगल सिंगल घात होती है तो वो समीकरण रेखा को निरूपित करता है, ठीक है। चलिए जी, एक तो ये नाम आता आयतीय अति परवलय, बस इतना, ये डायग्राम वैसा ही बनेगा, बस ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक नाम आता है संयुग्मी अति परवलय। क्या नाम है, संयुग्मी अति परवलय, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। आयतीय अति परवलय को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये है संयुग्मी अति परवलय। अति परवलय बस इतना सा है कि ये जो अति परवलय होगा, एक अति परवलय आपको दे रखा है अक्ष स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। आपने अभी अभी इसका डायग्राम बनाया कि ये इस तरीके से अति परवलय बनेगा। ये अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर इसमें पलट दिया जाए, कैसे पलट दिया जाए, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाला पद तो प्लस का कर दिया जाए, और अक्ष स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाला पद माइनस का कर दिया जाए, तो आपको जो परवलय प्राप्त होगा वो इस तरीके का होगा, अति परवलय, यानी इसकी संयुग्मी अक्ष पर बनेगा वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी अति परवलय। तो संयुग्मी अति परवलय में क्या करना होता है, बस अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले पदों को पलट देना, ठीक है। इसको अलग से हम इसके बारे में बात नहीं करते। हाँ, अगर करना चाहें तो बताओ इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे, 0, और 0, हो जाएगा। जैसे दीर्घवृत्त को भी पलट दिया था तब सब कुछ बदल गया था, बी डैश क्या बन गई थी, लघु अक्ष बन गई, दीर्घ अक्ष बन गई थी। यहां पर ये वाली अक्ष है वो क्या बन जाएगी, अनुप्रस्थ, और ये वाली क्या बन जाएगी, संयुग्मी अक्ष बन जाएगी। पलट जाएगा सब कुछ। नाभि के निर्देशांक पहले AE, 0 थे, अब 0, BE हो जाएंगे। ये वाली नाभि थी -AE, 0, नीचे वाला नाभि क्या आ जाएगी, 0, माइनस BE। नाभि लंब यहां अगर ऐसे आ रहे थे वाई अक्ष के समांतर तो अक्ष बराबर कुछ लिखना था, अब लिखना है वाई बराबर, तो वाई बराबर BE, इसका नाभि लंब ये हो गया वाई बराबर BE। नाभि यहां पर आ गई F1, 0, BE, ठीक है। शीर्ष ये आ गया B, 0, B, ठीक है। नियता यहां कहीं आ जाएगी, y बराबर B बटा E, ठीक है। नाभि लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी, 2a स्क्वायर बटा B बन जाएगी। पहले 2b स्क्वायर बटा a बन रही थी, अब 2b स्क्वायर बटा, ऐसा कैसा नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे बच्चे। ये आ जाएगा इसका नाभि लंब दूसरा, और ये नियता आ जाएगी दूसरी, क्या, y बराबर -b बटा a, और ये y बराबर -b। सारी बातें पलट करके बात कर सकते हैं। ये इसका संयुग्मी अति परवलय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको अगर परिभाषा तो नहीं पूछेगा जनरली, ये पूछा जाता है कि इसका संयुग्मी अति परवलय, तो ये बना सकते। अच्छा जी, एक बात पूछूं आपसे, इस अति परवलय की उत्केंद्रता अगर E लिखी जाए तो E बराबर क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a। इसकी उत्केंद्रता क्या लिखोगे आप, बस a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया, तो समीकरण क्या हो जाएगा, ये उत्केंद्रता क्या हो जाएगी, √b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा
बी। अब आप ये नहीं कह रहे कि कहां आ गया ना, हमें देखना है कि जो काम संयुग्मी एक्सिस कर रही थी वो अनुप्रस्थ अक्ष करने लगी, अनुप्रस्थ अक्ष करने लगी वो संयुग्मी। अगर इसकी उत्केंद्रता को E1 और इसकी उत्केंद्रता को E2 कहा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। अगर मैं यहां से कहूं 1/E1 स्क्वायर पहले की उत्केंद्रता, तो देखो पहली बात तो पलट दो और फिर स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसमें भी 1/E2 स्क्वायर अगर आप करें तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो b स्क्वायर बटे में इसका रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक रिजल्ट हमारे सामने आता है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर बराबर 1। सोच लो कैसे, a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लघुत्तम आ गया, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर बना, कैंसिल आउट, 1 बचा। तो यदि दो अति परवलय हैं, दोनों एक दूसरे के संयुग्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका संयुग्मी ये, अगर ये दे दिया जाए तो इसका संयुग्मी ये, दो संयुग्मी अति परवलयों की उत्केंद्रताओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब पलट दो उनको, के वर्गों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। प्रश्न बनता है ये सिद्ध कीजिए कि, या ऐसे कहता है यदि E1 तथा E2 दो संयुग्मी अति परवलयों की उत्केंद्रताएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर बराबर 1 हो गया सिद्ध, और क्या है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जिसको याद रखना होता है संयुग्मी अति परवलय। अब हमें कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन जो अति परवलय से संबंधित हैं और हम सारी बातें कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 नंबर क्वेश्चन, 1 तो कर लिया ना पहले। एक अति परवलय का समीकरण दे रखा है, क्या है समीकरण, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर और बराबर में 144। आपको सारी बातें करनी है, इस समीकरण को देखना है, समझना है, उसके बाद में इसके अनुप्रस्थ अक्ष, संयुग्मी अक्ष, लंबाइयां उनकी, इसके शीर्ष, उत्केंद्रता, सब कुछ बताना है। जो प्रश्न में पूछे, मान लो एग्जाम में आगे क्वेश्चन आता है उसमें 3 चीज पूछता है तो 3 बता देंगे, लेकिन मैं कहूंगा इसके लिए सब कुछ करेंगे अपन। शुरुआत कर रहा हूं, देखो सबसे पहले इस अति परवलय के समीकरण को मैं सही व्यवस्थित तरीके से लिखूं, 144 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा। क्या 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं, माइनस यहां भाग देंगे तो 16 निमा 144 तो y स्क्वायर बटे में 16, 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर बराबर 1। अब आप बहुत आसानी से ये बात समझ गए होंगे क्या, कि भाई a बराबर तो है 4 और b बराबर है 3। ध्यान रखें, अति परवलय में a बड़ा b छोटा ये नहीं देखते हैं अपन, अति परवलय में तो सिर्फ ये देखते हैं कि अक्ष का गुणांक धनात्मक, अक्ष स्क्वायर वाला पद प्लस में है, y स्क्वायर वाला माइनस में है, तो अति परवलय अक्ष एक्सिस पर है, और उल्टा है तो संयुग्मी अति परवलय है उल्टा। ठीक है ना, बस इतना देखते, बड़ा छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी मिल गए, ए और बी मिलते ही उत्केंद्रता ज्ञात कर लो। सबसे पहले उत्केंद्रता क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 बटा 4। देखिए धनात्मक ग्रेटर देन 1 आ रही है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, उत्केंद्रता आ गई। सबसे पहले तो उत्केंद्रता ज्ञात कर लो। ए बी मिल गए, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ शीर्ष क्या है, या उससे पहले बताएं कि इस अति परवलय की अनुप्रस्थ अक्ष क्या है, तो अनुप्रस्थ अक्ष तो हो जाएगी अक्ष अक्ष डैश, जिसका समीकरण क्या होता है y बराबर 0, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई a डैश, ये कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, और 2a तो 2 गुणा 4 यानी 8 इकाई होगी। ठीक है, नंबर 3 संयुग्मी अक्ष y डैश, समीकरण क्या हो जाएगा अक्ष बराबर 0, संयुग्मी अक्ष की लंबाई b डैश बराबर 2b यानी 2 गुणा 3 यानी 6 इकाई आ गई। फिर आ जाता है शीर्ष नंबर 4 पर, शीर्ष वर्टेक्स जिसको कहें, कौन कौन आ गए इसमें, एक तो आ गया a,0, a,0 का मतलब 4,0, दूसरा शीर्ष आ गया a डैश यानी -a,0, -a,0 का मतलब -4,0। फिर उसके बाद में आता है नंबर 5 पर, शीर्ष के बाद में नाभि,
नाभि F1 क्या होती है AE, 0, A का मान 4, E का मान 5/4, तो क्या आ गया 5,0। दूसरे नाभि F2 अपने आप ही लिख देंगे -5,0। ठीक है। फिर आता है नियता। पहली नियता Z1 डैश क्या होती है अक्स बराबर A/E। यहां पर क्या हो जाएगा A का मान कितना 4/E, 5/4, तो ये हो जाएगा 16/5। ठीक है। दूसरी नियता Z2 डैश अक्स बराबर -A/E, तो -16/5 नियता आ गई। फिर आता है आखिरी पॉइंट नाभि लंब L1 डैश अक्स बराबर AE। दूसरा नाभि लंब L2 डैश अक्स बराबर -AE। अब यहां से तो क्या आ गया अक्स बराबर AE, यानी अक्स बराबर 5 आ गया, और यहां से अक्स बराबर -5 आ गया। अच्छा, दोनों नाभि लंबों से ही L डैश नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है 2b² और 2b², 2 × 3 का स्क्वायर 9, तो 2 × 9 18 बटे में A 18/4, तो 9/2 आ गई। ये लो जी। ठीक है। अच्छा जी, एक और पॉइंट कर लेता हूं मैं, नाभीय गुण, या सॉरी क्या बोलेंगे फोकल प्रॉपर्टी, नाभीय गुण PF1, कोई भी बिंदु PF1 प्लस PF2, सॉरी प्लस नहीं माइनस PF2 किसके बराबर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर, जो कि कितनी है 8। अब आप एक काम करना, बिंदु P के निर्देशांक XY लेना, F1 और F2 के निर्देशांक आपके सामने है 5,0 और -5,0, प्रॉपर्टी अप्लाई करना, आप देखेंगे लास्ट में वापस आपको यही समीकरण मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अति परवलय का पहला क्वेश्चन हमने किया। एक क्वेश्चन और हम करने जा रहे हैं, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन एक ही लेक्चर में खत्म करने के चक्कर में आप 5 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लें। एक अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार एक अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां दे रखी हैं, नाभि F दे रखी है ±4,0, ±4,0। इसका मतलब पहली नाभि तो 4,0 है और दूसरी नाभि -4,0, और उसकी उत्केंद्रता E बराबर दे रखा 8। उत्केंद्रता कितनी दी हुई है E बराबर 8। तो देखो बहुत आसान सा काम है, हमें अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। ये दो डेटा हमें दे रखे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम बताओ, दो नाभियां दोनों आ गई F1 और F2। F1 आ गई 4,0 और F2 आ गई -4,0। हम जानते हैं कि यहां से आप ये कह सकते हो कि AE बराबर 4 है, क्योंकि नाभि क्या होती है AE, 0 होती है, AE बराबर 4। अब E तो है अपने पास में 8 है कि नहीं है, तो 8 से भाग देंगे तो A बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब जैसे ये मिला, मैंने अभी जो बात आपको बताई फोकल प्रॉपर्टी, उससे भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं PF1 माइनस PF2 बराबर 2A के बराबर होता है। P के निर्देशांक x1 y1, F1 F2 दोनों का डिफरेंस किसके बराबर 2 के बराबर। तो करो देखें, रूट P के निर्देशांक है x y और F के निर्देशांक 4,0, तो क्या मैं ये लिख दूं x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ही जरूरी है, आपके पास में दूसरा ऑप्शन भी है, और यहां पर x + 4 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर 2A कितना हो गया 1 हो गया। आप इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व करना, पहले ये रूट उधर ले जाना, ठीक है, तो 1 प्लस हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर करना,
फिर एक रूट का पद बचेगा, उसको आप पूरी कैलकुलेशन जब करेंगे तो फाइनली हम एक बहुत बड़े रिजल्ट पर पहुंचेंगे और वो रिजल्ट आपका होगा x स्क्वायर बटे में 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y स्क्वायर बटे में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √63/2 और इसका स्क्वायर बराबर 1। ऐसे समीकरण मिल जाएगा। लेकिन चलो ये बात फोकल प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आई तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन तो है ही। क्या? ई का सूत्र जानते हैं अपन, क्या होता है? ई बराबर √a² + b² बटे में a। तो देखो ई का मान है हमारे पास में कितना 8 बराबर a का मान है कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस b² बटे में a 1/2। ये 1/2 उधर गया गुणा हुआ तो इसको 4 बना देगा क्या? समझ रहे? 1/2 8 से गुणा होकर 4 बना देगा। रूट हटाएंगे तो 16 बराबर 1/4 प्लस b²। तो यहां से b² बराबर आ गया 16 माइनस 1/4। तो 16 चौक 64, 64 में से 1 घटा तो कितना आ गया 63/4, ठीक है। और 63/4 को मैं लिख सकता हूं √63/2 का होल स्क्वायर। ये b का मान आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब अति परवलय का समीकरण s से रिप्रेजेंट करें तो आप ऐसे छोड़ दो x² बटा 1/2 का स्क्वायर माइनस y² बटे में √63/2 का स्क्वायर और बराबर 1। गणना करना चाहो तो कर लेना आगे, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ सकते हैं। a और b पहचान में आ रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो सिचुएशन ये भी है अपने पास में फोकल प्रॉपर्टी वाला भी। जब दोनों नाभियां पता चल जाएं और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई पता चल जाए तो फोकल प्रॉपर्टी यूज करके हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी स्लाइड में ले रहा हूं, इसमें कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो मुझे लिखवानी है। देखो जी, हाँ, एक वही पॉइंट है अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक तो रेखा का समीकरण दे रखा है, क्या? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। और एक अति परवलय का समीकरण दे रखा है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1। और यह कहा गया है कि रेखा द्वारा अति परवलय को स्पर्श करने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो प्रोसेस वही है, वीडियो काफी लेंदी हो गया, मैं प्रोसेस नहीं करवाऊंगा। आपको करना क्या है, यहां से y का मान ज्ञात निकाल के यहां रख देना, द्विघात समीकरण बनेगी। उस द्विघात समीकरण के लिए d बराबर 0 कर देना। दीर्घवृत्त में भी हमने ऐसा किया है, परवलय में भी हमने ऐसा किया है। जब भी एक रेखा दे रखा है, एक परवलय दे रखा है, तो भी यही काम किया। एक वृत्त दे रखा है, एक रेखा दे रखी है, तो भी यही काम किया। बस वहां तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेते हैं, यहां प्रोसेस फॉलो करेंगे अपन। यहां से y का मान ज्ञात किया, इसमें रखा। स्पर्श करने की कंडीशन में प्रतिच्छेदन बिंदु एक ही होना चाहिए, यानी द्विघात समीकरण का एक ही मूल होना चाहिए, d बराबर 0 आएगा। और d बराबर 0 को जब हम हल करेंगे तो फाइनली हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा p² बराबर a² cos स्क्वायर अल्फा माइनस b² sin स्क्वायर अल्फा। ये निष्कर्ष वैसा ही है जो दीर्घवृत्त में था, a² cos स्क्वायर अल्फा प्लस b², यहां पर माइनस आएगा बस, ठीक है। तो इसकी भी आप कैलकुलेशन करके देखना। ये दो चीज ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब मैं कह सकता हूं कि हमने द्विविम निर्देशांक ज्यामिति जो हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 और 11 को कवर करती है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें या किसी भी प्रकार के आगे फ्यूचर में देखें तो हमें इस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ना था। हमने जहां तक हो सका, जितनी कोशिश कर सके उतने डिटेल में जाने की कोशिश की, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, सीट डीपी जो भी आपकी डीपीपीज हैं इनको सॉल्व करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें, टॉपिक को कंटेस्ट करें अच्छे से, ठीक है। अब 2D के बाद में हमारा टॉपिक होता है 3D। 3D चूंकि 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दे रखा है चैप्टर नंबर 12 में। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपके 3D का इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन के वीडियो जो है वो मैं 12th क्लास में भी करवाता हूँ, ठीक है। तो 12th में के लिए वो बने हुए हैं, मैं वो वीडियो इसके जस्ट बाद में अपलोड कर दूंगा। आप अपने 2D के शुरुआती वीडियो देखिए पहले तो, जहां आपने दो बिंदुओं के मध्य दूरी, विभाजन सूत्र, केंद्रक, बहिष्केंद्र, अंतःकेंद्र ज्ञात किए थे।
3D में भी वैसा ही होता है, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में। ये वीडियो इन वीडियोज के तुरंत बाद में आ जाएंगे, उसके बाद में हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज आपको मिलने शुरू होंगे। तो 3D जो है वो अभी पढ़ लोगे तो मुश्किल से शायद ये उसमें 4 या 5 वीडियो हैं, नहीं शायद 3 ही है, 3 वीडियोज के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक चैप्टर है 12 नंबर चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। तो वो चैप्टर 12th में जब आप पढ़ोगे तब भी मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। अभी जो 12th में है उनके लिए भी दोबारा करवाया गया, लेकिन यहाँ पर भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो मैंने इस वीडियो के तुरंत बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे, ओके। और आप बस अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जितने हो सके उतने डीपीपी के क्वेश्चन करो, सीट के क्वेश्चन करो, और हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आने वाले दिनों में शुरू करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।